नमस्कार साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके लिए, इनमें से कौन सा बेयर अपकर्मक के नाम से जाना जाता है। आप जानते हो कि ये जो सभी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यदि आप ये क्वेश्चन आराम से समझ करके सॉल्व कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बेयर अपकर्मक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय सांद्र विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन विलयन। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि बेयर अपकर्मक जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन होता है। अम्लीय है या क्षारीय है वो बाद की बात है, लेकिन ये तो क्लियर है किसका विलयन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन होता है। अब देखिए क्षार है या अम्लीय है, कौन सा विलयन है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए आप जानते हो कि पोटेशियम क्या है, एक धातु होती है। पोटेशियम क्या होती है मित्रों, एक धातु, और एक क्या होता है अधातु। एक तो होती है धातु, एक क्या होती है अधातु। तो देखिए अधातु में पहला अक्षर क्या है, आ। इसका मतलब अधातु से जो बनने वाला विलयन होगा वो किस प्रकार का विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। ध्यान रखना, अधातु का यदि कोई भी विलयन आपसे पूछ रहा है तो किस प्रकार का विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। जबकि यदि धातु से कोई भी विलयन पूछ रहा है तो अम्लीय का अपोजिट क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। किस प्रकार का विलयन होगा, क्षारीय। तो यहां से आप ये तो समझ गए कि धातु से बनने वाला विलयन क्षारीय और अधातु से बनने वाला विलयन अम्लीय होता है। अब अभी आपको बताया कि पोटेशियम क्या है, पोटेशियम एक धातु है। तो धातु से बनने वाला जो विलयन होगा वो किस प्रकार का विलयन होगा, क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, अर्थात बेयर अपकर्मक जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट का कौन सा विलयन है, क्षारीय विलयन है। अब आपके लिए केवल एक ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, क्षारीय तनु विलयन। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए सही है। यदि आपसे ऑप्शन में तनु और सांद्र दिया होता तो ध्यान रखना किस प्रकार का विलयन होता है, ये तनु विलयन होता है। किस प्रकार का विलयन होता है, तनु विलयन, क्योंकि केवल 1% क्षारीय विलयन होता है। KMnO4 के 1% क्षारीय विलयन को बेयर अपकर्मक कहा जाता है। कितने प्रतिशत मित्रों, 1%। और यदि 100% में किसी की मात्रा केवल 1% होती है तो उसे तनु कहा जाता है। यानी कि 1% से मतलब है बहुत ज्यादा कम है। यदि मात्रा अधिक होती तो उसको सांद्र कहते, लेकिन कम मात्रा है इसलिए कौन सा विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। क्या पूछ रहा है आपसे, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा और निर्वात आसवन द्वारा। तो देखिए आप जानते हो कि पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। अब आप ये समझो कि सरल आसवन और प्रभाजी आसवन में अंतर क्या होता है। देखिए जब दो पदार्थ एक दूसरे में मिले हुए हैं, जैसे A+B यदि एक दूसरे में मिले हुए हैं और इनके क्वथनांक में अधिक अंतर है, क्वथनांक में अधिक अंतर होता है, तो अधिक अंतर होने पर हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, सरल आसवन विधि काम में लेते हैं। क्वथनांक किसको कहते हैं, जिस पर ये उबलता है। ठीक है, यानी वह ताप जिस पर इसका जो बाष्प है, बाष्प का दाब कितना हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। लेकिन यहां पर हम क्वथनांक की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए परिभाषा पर आप ध्यान मत दीजिए। केवल इतना ध्यान रखिए कि दो पदार्थ जिनका क्वथनांक में अंतर अधिक है, कैसे, जैसे A का क्वथनांक है 50 और B का क्वथनांक हो गया 80, तो दोनों के क्वथनांक में अंतर होता है। जब इन दोनों पदार्थों को गर्म किया जाएगा तो ये पदार्थ आसानी से एक दूसरे से अलग प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन पहले कौन सा प्राप्त होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा। जैसे पहले हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो हमें A प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 80 होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, B प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रभाजी आसवन वहां उपयोग में लिया जाता है जब दो पदार्थों के क्वथनांक में अंतर बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम अंतर होता है। उस वक्त किसका प्रयोग किया जाता है,
प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और आप जानते हो कि पेट्रोलियम जो होता है उसमें कई सारे पदार्थ मिले होते हैं, पेट्रोलियम में कई सारे पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो उन सब का जो क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बहुत कम क्वथनांक में अंतर होने पर कौन सा प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन, और अधिक अंतर होने पर किसका प्रयोग किया जाता है, सरल आसवन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं कि आपसे दे रखा है कि कोई ए पदार्थ है उसका क्वथनांक है 20, कोई बी पदार्थ है उसका क्वथनांक है 30, कोई सी पदार्थ है उसका क्वथनांक है 40, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि ए बी सी तीनों एक पात्र में घुले हुए हैं, विलयन घुला हुआ है, तो इनको गर्म करने पर, उबालने पर सबसे पहले कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना, जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है, जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है वो पदार्थ पात्र में से सबसे पहले बाष्प बनेगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें वो पदार्थ प्राप्त हो जाता है जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है, ठीक है। और जिसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है वह पदार्थ सबसे बाद में प्राप्त होता है। तो यहां पर मित्रों सही आंसर क्या है, प्रभाजी आसवन द्वारा, ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जंग लगना एक प्रक्रिया है। तो जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया होती है आप जानते हो। जंग लगना एक प्रक्रिया अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयोपचय अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो अपचयोपचय यानी रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स का मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों, ठीक है। तो ये आपके वैसे नॉर्मली आप देखें यदि तो आपकी 12th क्लास में दिया हुआ है कि जंग लगना कौन सी अपक्रिया होती है, अपचयोपचय अपक्रिया होती है। अब जंग लगना होता क्या है, जैसे ये लोहा पड़ा हुआ है, लोह पदार्थ है, ठीक है। जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ठीक है, इसके संपर्क में आती है, इसके अलावा वायुमंडल की नमी इसके संपर्क में आती है, तो नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे का क्या होने लग जाता है, क्षरण होने लग जाता है। इसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है भूरे रंग की, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, जंग लगना। किसकी उपस्थिति में, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे पर क्या लगना शुरू हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाती है। लोहे का सूत्र आप जानते हो Fe, ऑक्सीजन टच में आ गई तो Fe2O3, नमी का मतलब क्या हो गया, जल, तो जल टच में आ गया तो क्या हो गया H2O। अब जल के कितने अणु हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए क्या लिख दिया मैंने X, सूत्र याद हो गया। देखो लोहा क्या है Fe, ऑक्सीजन टच में आई तो हमने सूत्र बना दिया Fe2O3, ठीक है। नमी यानी H2O, और कितने H2O, XH2O, कितने भी H2O जुड़ सकते हैं। तो ये किसका सूत्र हो गया मित्रों, जंग का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया, जंग का सूत्र, Fe2O3.XH2O। और आपसे सीधा भी दे सकता है Fe2O3, ये भी किसका सूत्र हो गया, जंग का सूत्र हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, अपचयोपचय अपक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया होती है, अपचयोपचय अपक्रिया। कई बुक्स में ऑक्सीकरण दिया हुआ, लेकिन जो सही आंसर है इसका वो क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। किस प्रकार की अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है, ठीक है। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप पर्सनली मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है, जिसकी हम आगे भी चर्चा कर लेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्स गैस है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्स गैस है। तो आप जानते हो मार्स गैस क्या होती है, ऐसी गैस जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। किन में पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में। उसको क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि ऐसी गैस जो भूमि के अंदर भूमिगत क्षेत्रों में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है। तो दलदली या भूमिगत गैस आप जानते हो कौन सी गैस प्रकृति से प्राप्त हो रही है, तो क्या नाम देते हैं उसको हम, प्राकृतिक गैस। यदि गैस प्रकृति से प्राप्त होती है तो उसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक गैस, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, CNG। और आप जानते हो CNG का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है मित्रों, मैथेन। तो यहाँ पर मार्स गैस कौन सी होती है, मैथेन होती है। कौन सी होती है, मैथेन। मैथेन CNG का मुख्य घटक होता है। मैथेन दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मैथेन को भूमिगत क्षेत्रों से तेल के कुओं द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा मैथेन को क्या कहा जाता है, मैथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना।
मार्स गैस है मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? मैथेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ClF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है? बहुत ही सिंपल, साधारण, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी देसी भाषा में कहें तो रसगुल्ला, इमरती, लड्डू, कुछ भी कह सकते हो। ClF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है? तो देखिए, आप जानते हो क्लोरीन, क्लोरीन से कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3। तो इसका मतलब 3 कक्षक तो ऐसे होने चाहिए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। एक एक क्यों? कि दूसरा इलेक्ट्रॉन उनमें कौन प्रदान करेगा? फ्लोरीन प्रदान करेगा। बात समझ में आ गई? 3 कक्षक तो ऐसे होंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कौन देगा? फ्लोरीन देगा, क्योंकि फ्लोरीन 3 है तो उसको 3 कक्षक ऐसे चाहिए जहां पर स्पेस उपस्थित हो। अब देखिए Cl, तो Cl का देखो एनी यानी कि न्यून तक लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे क्या, 2 3s2 3p5 3d0। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन वो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 17 होता है। तो देखो 10 न्यून तक हो गए, 10 और 2 12 और 5 17। S बना लिया हमने। S में कितने इलेक्ट्रॉन है मित्रों? 2 इलेक्ट्रॉन है। P के कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। D के कितने कक्षक होते हैं? D के कक्षक होते हैं 5, तो D के 5 कक्षक बना दिए। ठीक है, ये इसकी आद्य अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, लेकिन जब उत्तेजित अवस्था में आता है तो क्या होगा? तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इस जगह चला जाएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है? इस जगह आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक तो S काम में आ रहा है, एक P और एक कौन काम आ रहा है? D। तो संकरण कौन सा हो गया? sp3d। कौन सा संकरण हो गया मित्रों? sp3d। तो यहाँ पर देखो sp3 sp2 sp2d sp3d। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? sp3d। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त हो रहा है? sp3d। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़े में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़े में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जोड़े में रहते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को जगह दे रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? लॉन पेयर। और ये तीनों कौन से हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो या कम समझ में आता है तो ध्यान रखना, बिल्कुल हमेशा मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पर। आप बिल्कुल मेरे लिए कभी भी किसी भी टाइम 24/7 यानी कि 7 दिन में 24 घंटे कभी भी आप मैसेज करके मुझे छोड़ सकते हैं मैसेज। और मैं जब भी आपका मैसेज पढ़ूंगा तो आपको आंसर जरूर से जरूर दूंगा, आपको सेटिस्फाई आंसर के द्वारा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है मित्रों कौन सा? sp3d। इसके अलावा जो क्लोरीन की यदि आपसे आकृति पूछता है तो देखो इस तरीके से, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन तो इस जगह आ जाएंगे और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाते हैं। तो यदि इनको अपन चित्र बना करके देखें, आकृति को देखें, तो देखो इस तरीके की आकृति प्राप्त होती है। तो ये किस प्रकार की आकृति है? टी शेप आकृति है। तो आपसे लैब असिस्टेंट वगैरह या सेकंड ग्रेड में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ClF3 की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की आकृति होती है? तो आंसर क्या होगा? टी शेप की आकृति होती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? sp3d। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ मित्रों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। तो उसका pH कितना होगा? तो आप जानते हैं कि एक तो होता है अम्ल और एक होता है क्षार। ठीक है, एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। तो अम्ल क्या करता है? आप ध्यान रख सकते हैं, अनिल, नीले को क्या कर देता है? लाल। तो नीला किस में बदल जाता है मित्रों? लाल में। किसके द्वारा? अम्ल के द्वारा। और क्षार क्या करता है? लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, अम्ल नीले को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, अम्ल नीले को लाल और क्षार लाल को नीला।
तो ये क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक क्षार है। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है मित्रों, एक क्षार है। अब जानते हैं आप पीएच के आधार पर चलते हैं। तो पीएच 7 उदासीन पीएच का मान होता है, 7 से जो कम होता है वो अम्ल होता है, और 7 से जो अधिक होता है वो क्या होता है, क्षार होता है, और जिसका एग्जैक्ट 7 होता है वो उदासीन होता है। तो देखिए 7 से कम होने पर अम्ल और 7 से अधिक होने पर क्षार। तो 7 से कम 1 4 7, यानी ये तो उदासीन हो गया, 1 4 ये कम है तो ये अम्ल हो गए। ये जो आपको विलयन दिया हुआ है, ये विलयन कौन सा है, क्षार है, क्योंकि ये लाल को नीला कर रहा है। तो क्षार का जो मान होता है 7 से अधिक होता है, और 7 से अधिक जो वैल्यू है यहाँ पर केवल कौन सी है, 10 है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं इस ऑप्शन के लिए केवल, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है ये 7 या 7 से कम है, केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो 7 से अधिक है, यानी ये केवल अलग ऑप्शन है, बाकी तीनों डिफरेंट ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन डी। और आप समझ गए होंगे, एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए कि लाल से नीला करता है क्षार होता है, और क्षार का जो मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन है, 10। तो सही आंसर क्या हो गया मित्रों, 10। अगला क्वेश्चन देखिए, SO2 का जलीय विलयन है। अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, SO2 का जलीय विलयन मैंने आपको अभी बताया कि धातु का जलीय विलयन यदि आपसे पूछे, कोई सा भी विलयन हो, और अधातु का विलयन पूछे आपसे, तो अधातु में आ लगा हुआ है, तो अधातु का जो विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, और धातु का जो विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन में चर्चा की है। तो जो धातु होता है उसका विलयन क्षारीय होता है, और जो अधातु होता है उसका विलयन अम्लीय होता है। तो एस क्या होती है, आप जानते हो, सल्फर। सल्फर क्या होती है, एक अधातु होती है, और सल्फर एक अधातु है। तो अधातु का जो विलयन है वो कौन सा, अम्लीय है। तो देखो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अवैधर्मी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है, अम्लीय, क्योंकि SO2 एक अधातु है, और अधातु का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। तो इसलिए अधातु का ऑक्साइड का विलयन कैसा हो गया, किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का। यदि यहाँ पर कोई भी धातु होती और आपसे क्वेश्चन पूछता तो उसकी जो प्रकृति होती किस प्रकार की होती, क्षारीय प्रकृति होती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कमेंट्स में, या फिर कमेंट्स में आप मुझे यूट्यूब कमेंट्स में बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है मैं आपको 100% उसको सॉल्व करके दूंगा, और आपकी जो समस्या का समाधान है वो अपन जरूर कराएंगे। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आगे सीरीज में लाने वाले हैं। तो जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को जोड़ लें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम सभी मिलकर के इसका लाभ उठा सकें।